फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद नावल अमर बेल, जिसकी राइटर हैं उमैरा अहमद, उसकी ये 8वीं एपिसोड है। और आई नो कि मैं एक हफ़्ते बाद आप लोगों को इसकी 8वीं एपिसोड दे रही हूँ। आई एम सॉरी, अभी मैंने इतनी लंबी एपिसोड रिकॉर्ड की तो इसलिए मेरी ज़बान थोड़ी लड़खड़ा रही है और गला भी मेरा, खैर गला तो मेरा वैसे भी बैठा ही होता है आजकल, इससे कोई ख़ास तवक्को ही नहीं है मुझे, क्योंकि बस मौसम ही कुछ ऐसा ही चल रहा है और मुझसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग ऑलरेडी कर रही हूँ। और फिर मुझे साथ में दिन में काम भी करना पड़ता है। मैं दिन में स्टिचिंग करती हूँ और अभी आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करती हूँ। सुबह के टाइम सोती हूँ सुबह 12 बजे तक 11 बजे तक मैंने सोना होता है नमाज़ पढ़ने के बाद। सही है, नमाज़ पढ़ने के लिए उठती हूँ फिर सो जाती हूँ। और खैर मैं अभी ये कहना चाहूँगी आप लोगों को कि आप लोग जल्दी जल्दी इस नावल को सुन लें। अगर खैर आप लोगों को, आप तो बेचारे सुन नहीं रहे होंगे ना, जो लोग नहीं सुन रहे उनको मैं, चलो जो अभी ये सोच रहे हैं कि चलो इसने तो पता नहीं कब कंप्लीट करना है, हम ये वाली एपिसोड ही सुन लेंगे इसके बाद नहीं सुनेंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा। हो सकता है इसको मुझे हाइड करना पड़े चैनल के मोनेटाइज होते ही, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फ़ौरन ही चैनल को मोनेटाइज कर लूँगी, और वैसे भी इसको कंप्लीट भी जल्दी नहीं कर पाऊँगी मैं। मेरा इरादा है कि मैं पिछली जो एपिसोड मैंने की है ना रिकॉर्ड, उसको मैं हाइड करती जाऊँ साथ साथ में, ठीक है। मतलब हाइड इस तरह से कि आप लोगों को, जैसे कि ये 8वीं एपिसोड है तो 8वीं एपिसोड को में आप लोगों को सभी एपिसोड के लिंक मिल जाएंगे, पिछली 7 एपिसोड के लिंक मौजूद होंगे। और अगली अगर 9th एपिसोड में पढ़ूंगी तो उसमें 8वीं एपिसोड का लिंक होगा, लेकिन आप लोगों को वो चैनल में नज़र नहीं आएगी। जस्ट लिंक, अगर आप लोग लिंक पर क्लिक करेंगे तो तभी आप लोगों को मिलेगी। हो सकता है ऐसी सिचुएशन भी आनी पड़ जाए, तो मैं आप लोगों को पहले से ख़बरदार कर रही हूँ कि इस तरह की सिचुएशन आए तो फिर थोड़ा समझ जाइएगा। अगर वैसे राइटर ने डिलीट करवा दिया तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती, फिर आप लोगों को ही मेरी तरह छोड़ना पड़ेगा इस नावल को। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। इस वाक़ये के अगले 1 हफ्ते तक उन दोनों के दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई। उमर ने इस बार माजरत करने की कोशिश नहीं की थी और इस बात ने अलीज़ा की रंजीदगी और गुस्से में कुछ और इजाफा किया था। इससे पहले उसने हमेशा उमर को छोटी से छोटी बात पर भी फ़ौरन माजरत करते देखा था, और वो इस बात की इतनी आदी हो चुकी थी कि इस बार पहले की तरह उससे माजरत न करने पर वो जैसे शॉक्ड हो गई थी। उसने नानो को उमर के इस तरह हाथ उठाने के बारे में नहीं बताया था। उसके लिए ये इतनी तौहीन अमेज़ बात थी कि वो किसी से इसके बारे में ज़िक्र कर ही नहीं सकती थी। नानो ने दोनों के दरमियान मौजूद कशीदगी को महसूस कर लिया था, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर पहले की तरह दोनों के दरमियान होने वाले गुफ्तगू का सिलसिला बंद हो चुका था। दोनों अपने अपने वक्त पर आते, खामोशी से खाना खाते और उठकर चले जाते। नानो उनके दरमियान इस बेअतनाई को उस दिन के उमर के तबसरे का नतीजा समझकर सुलह सफाई करवाने की कोशिश में लगी रही थी। उन्होंने दोनों को अलहदगी में और डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के दौरान भी समझाने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह नाकाम रही थी। अलीज़ा अगर नाराज़गी दूर करने की बात पर मुश्तइल हो जाती थी तो उमर सिरे से इस मौजू पर बात करने को ही तैयार नहीं था। वो हर बार बात शुरू करने पर बड़ी सख्ती से नानो को रोक देता। अगर आप इस मौजू पर बात करने की कोशिश करेंगी तो मैं यहाँ से उठकर चला जाऊँगा, वो तल्खी से कहता और नानो खामोश हो जाती। उमर इन दिनों बाहर से आने वाले अपने सामान को अनेक्सी में रखवाने में मसरूफ़ था। नानो के बहुत बार के बावजूद भी, कहने पर भी अलीज़ा ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। 2-3 दिन वो वक्फों से कार्गो से आने वाले अपने सामान को अनेक्सी के कमरों में रखवाता रहा। अलीज़ा दिन में कई बार उसे अनेक्सी की तरफ आते जाते देखती रही। वो इन दिनों यकदम जैसे बहुत मुतमईन नज़र आ रहा था और अलीज़ा के लिए ये खबर तकलीफ़ देती। उसका ख्याल था कि वो अगर उससे माजरत नहीं भी करता तभी अपनी हरकत पर पशेमान ज़रूर होगा, मगर उमर जहांगीर के रवैये में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे अलीज़ा को ये लगता कि वो अपनी इस हरकत की वजह से परेशान है। ज़िंदगी में पहली बार वो उमर जहांगीर के रवैये से हकीकी तौर पर हर्ट हुई थी। ज़िंदगी में पहली बार उसने उमर और अपने ताल्लुक़ को एक नई नज़र से देखना शुरू किया था। पिछले 5 साल से उसकी ज़िंदगी में उमर के अलावा और कुछ भी नहीं था। उससे मुस्तकिल राब्ता न होने के बावजूद अलीज़ा के लिए दुनिया में उमर से ज़्यादा अहम कोई नहीं था। उसने पिछले 5 सालों को
इस तरह ही गुजारने की कोशिश की थी जिस तरह उमर की ख्वाहिश थी। उमर जिस चीज़ को नापसंद करता वो लाशऊरी तौर पर उस चीज़ से कतराने लगती। उमर जिस चीज़ को पसंद करता वो भी उस चीज़ के इश्क में गिरफ्तार हो जाती। वो जैसे उमर के पैरोकारों में से थी, आंखें बंद करके सब कुछ कर गुजरने वालों में से। जो उससे कहा जाता वो उससे इस चीज़ पर रत्ती भर भी मलाल महसूस न करती। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उमर उससे खुश था। पहली बार उसने उमर की किसी बात से इख्तलाफ किया था और पहली बार ही उमर का रवैया। क्या ये शख्स किसी दूसरे में सेंस ऑफ जजमेंट डेवलप कर सकता है? अंकल जहांगीर पर तनकीद करते करते या खुद वैसा नहीं हो गया क्या? वो अब इंतहा पर जाकर सोच रही थी। मेरे लिए हमेशा सबसे अहम रहने वाले शख्स की ज़िंदगी और नज़र में खुद मेरी क्या अहमियत और हैसियत है। उसकी नज़र में अलीज़ा सिकंदर की क्या औकात है। एक इमेच्योर लड़की जिसकी हर खूबी और ख़ामी से वो अच्छी तरह वाकिफ़ है, या फिर उसकी उंगली पकड़कर चलने वाली लड़की जिसकी अपनी कोई शख्सियत सिरे से है ही नहीं। और मैं अलीज़ा सिकंदर आखिर कब तक उमर की छतरी के साए में फलने फूलने की कोशिश करती रहूँगी। और उस शख्स का साया कितना भी आरामदेह क्यों ना हो, मगर वो मेरे वजूद को कभी भी अपने कद तक आने नहीं देगा। उसके जहन में इन दिनों इन सवालों के अलावा और कोई सोच नहीं आती थी। मैं पिछले 5 सालों से क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने आप को सिर्फ उमर जहांगीर के लिए काबिल कबूल बनाने की कोशिश करने के अलावा मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही हूँ? क्या उमर जहांगीर की हमदर्दी और तर्स की भीख ने मुझे इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को उमर जहांगीर के बगैर सोचने के काबिल नहीं रही? और ख़ुद उस शख्स के दिल में मेरे लिए तर्स या हमदर्दी से ज़्यादा क्या और कुछ है? या कभी था या कभी होगा? और मैं क्या सारी ज़िंदगी उमर जहांगीर की उंगली पकड़कर चलती रहूँगी, उसकी नज़रों से दुनिया को देखती रहूँगी? अलीज़ा सिकंदर क्या है, क्या ये पूछने की कोशिश नहीं करूँगी? अलीज़ा सिकंदर क्या कर सकती है, क्या ये दरियाफ्त करने की ख्वाहिश नहीं करूँगी? 22 साल की उम्र में कम अज़ कम अब तो मुझे अपनी तरजीहात का पता होना चाहिए। मुझे अब तो उमर जहांगीर के मदार से निकल आना चाहिए। उसने मेरी ज़िंदगी के बहुत से मुश्किल लम्हात में मेरा साथ दिया है, मगर पिछले 5 सालों में ये काम मैंने भी तो किया है, बल्कि शायद उमर जहांगीर से बढ़कर। ये कुछ लो और कुछ तो था, और ये सिलसिला अब ख़त्म हो जाना चाहिए। कम अज़ कम अब उमर जहांगीर के पास मेरे लिए तरस और हमदर्दी भी नहीं रही। वो अपने लिए ज़िंदगी का एक नया रास्ता मुंतखब करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा रास्ता जहाँ कहीं भी उसका सामना उमर जहांगीर से हो, ना ही वो उसके रास्ते की रुकावट बने। अगले चंद हफ्तों के बाद उमर सहाला चला गया था। जाने से पहले भी उसने अलीज़ा से कोई बात करने की कोशिश नहीं की थी, ना ही अब उसे खुदा हाफिज़ कहने आया था। बस खामोशी से चंद दिन अपना सामान पैक करता रहा, और फिर एक दिन यूनिवर्सिटी से वापसी पर उसे उसकी रवानगी की इत्तला मिल गई थी। अलीज़ा ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था, मगर पिछले 5 सालों में पहली बार उसे उमर के चले जाने से खुशी हुई थी। उसे खाने की मेज़ पर होने वाला सामना उसकी टेंशन और डिप्रेशन में इजाफा कर देता था, और बहुत दिनों के बाद पहली बार वो खुद को आज़ाद महसूस कर रही थी। इसके बरक्स नानू उमर के जाने पर बहुत उदास थी। उमर से उनकी अटैचमेंट अलीज़ा के बाद ख़ानदान के सारे बच्चों से ज़्यादा थी, और उमर का आना जाना हमेशा ही उनके लिए बहुत अहमियत रखता था। अलीज़ा को अगले चंद दिनों नानी की ज़बान से बार बार उमर का जिक्र सुनकर कोई हैरत नहीं हुई। हर बार उसके जाने पर वो ऐसे ही करती थी, मगर नानों को इस बार हैरत हुई थी जब अलीज़ा ने उसके जाने पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था। लाइक अंकल, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, क्या पापा ने वाकई मुझे आपके पास इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए भेजा है? उस रात वो बड़ी संजीदगी के साथ अंकल की स्टडी में उनसे पूछ रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने जवाब देने के बजाय बराह रास्त उससे सवाल किया। आप मेरे ख्याल को छोड़िए, क्योंकि मेरा ख्याल जानकर आपको कुछ ज़्यादा खुशी नहीं होगी। आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दें। उसके लहजे में इज़्तिराब था। हाँ, टेस्ट की तैयारी के लिए भेजा है। लाइक अंकल दोबारा इस फाइल को देखने में मसरूफ़ हो गए जो उनके सामने मेज़ पर खुली पड़ी थी। ये सफ़ेद झूठ है, उसने बड़ी बेखौफी से तबसरा किया। लाइक अंकल ने फ़ाइल बंद कर दी। मुझे सफ़ेद या स्याह कोई भी झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे खौफज़दा तो नहीं हूँ कि तुमसे झूठ बोलूँगा। वो उमर को घूरने लगे। मुझसे खौफज़दा नहीं है, मगर पापा से हैं। तुम आखिर मुझसे क्या उगलवाना चाहते हो? वो एकदम जैसे तंग आ गए। सिर्फ ये कि आप मुझे यहाँ रख कर पापा के लिए कौन सी सर्विसेज फ्राहम करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं किसी किस्म की कोई सर्विस फ्राहम नहीं कर रहा। तो फिर क्या कर रहे हैं?
तुम्हें जहांगीर ने सिर्फ यहाँ टेस्ट की तैयारी के लिए भिजवाया है, उन्होंने बड़े मुस्तहकम लहजे में कहा। फिर आप मुझे इतने फंक्शंस में क्यों ले जा रहे हैं? उसका लहजा चुभता हुआ था। ललित अंकल कुछ देर खामोशी से जवाब दिए बगैर उसका चेहरा देखते रहे। उमर ने बात जारी रखी, और इन फंक्शंस में 3-4 फैमिली से बार बार क्यों मिलवा रहे हैं मुझे? मैं इसे इत्तेफाक तो नहीं समझ सकता, क्योंकि इन फैमिलीज़ का रवैया। ललित अंकल ने एकदम उसकी बात काट दी। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं ऐसा किस लिए कर रहा हूँ? क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है? उमर ने संजीदगी से उन्हें देखते हुए कहा। हाँ बिल्कुल है। वो फैमिलीज़ मुझे जिस तरह परख रही हैं, इससे तो सिर्फ यही जाहिर होता है कि वो मुझसे शनासाई बढ़ाना चाहती हैं, कुछ रवाबित और फिर शायद रिश्ते भी, उसने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। और तुम किसी रिश्ते से इतने खौफज़दा क्यों हो? इस बार ललित अंकल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। यानी मेरा अंदाज़ा ठीक है? उमर उनकी मुस्कुराहट से मुतासिर नहीं हुआ। मैंने तुमसे पूछा है कि तुम किसी रिश्ते से इतने खौफज़दा क्यों हो? मैं खौफज़दा नहीं हूँ। इस बार वो कुछ अखड़ अंदाज में बोला। अगर खौफज़दा नहीं हो तो फिर इतनी नॉर्मल चीज़ पर इतना एतराज़ क्यों है तुम्हें? किस नॉर्मल चीज़ पर? शादी पर। मैं अपनी शादी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, उमर ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम 26 साल के हो, अब तुम्हारी शादी या मंगनी वगैरह हो जानी चाहिए। ललित अंकल, ये आपका मसला नहीं है, मेरा है, और मेरे मसले मैं खुद ही हैंडल करूं तो बेहतर है। वो इस बार खासी बेरुखी से बोला। ज़िंदगी में चांसी से फ़ायदा उठाना सीखो। तुम जानते हो आजकल कौन कौन सी फैमिलीज़ तुम में इंटरेस्टेड है? जहांगीर माज के बेटे से रिश्ता किसी भी फैमिली के लिए एजाज़ की बात है, मगर मैं किसी ऑक्शन का हिस्सा बनना नहीं चाहता। ना इन फैमिलीज़ में मुझे कोई दिलचस्पी है। मेरी ज़िंदगी जिस तरह गुजर रही है, मैं उसे उसी तरह गुजारना चाहता हूँ। इन फैमिली से जुड़ने वाला एक रिश्ता तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जा सकता है? कभी तुमने इसके बारे में सोचा है? आप मेरे साथ पापा की फ़िलॉसफी पेश ना करें। मैं उनके तरीके से ज़िंदगी गुजारने पर यकीन नहीं रखता। वो एक कामयाब ब्यूरोक्रेट ज़रूर होंगे, मगर एक बुरे बेटे, बुरे भाई, बुरे शौहर और बुरे बाप भी हैं, और अब वो ये रोल मेरे सर थोप देना चाहते हैं। उसने खासी साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। तुम जहांगीर से बहुत ज़्यादती कर जाते हो। नहीं, पापा से कोई बुरे से बुरा सलूक भी ज़्यादती नहीं कहला सकता। वो इस सब के मुस्तहिक है, उसने तनदही से कहा। उमर, हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है, वहाँ आगे बढ़ने के लिए एक एक कदम बड़ी एहतियात से उठाना पड़ता है। सोचना पड़ता है कि हमारा किया जाने वाला हर फैसला हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तुम जहांगीर से नाराज़ हो सकते हो, मगर तुम उसके खलूस पर शुबा नहीं कर सकते। वो शख्स वाकई चाहता है कि तुम ज़िंदगी में कामयाबी की सीढ़ियाँ बहुत तेज़ी से फलांगो, और वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा। यहाँ सब यही करते हैं। मैंने भी अरफान की मंगनी इसी तरह की एक बड़ी फैमिली में की थी। अब देखो ऐश कर रहा है। वो ससुराल वालों की वजह से जो पोस्टिंग उसे दूसरे साल मिल गई है, उसको पाने के लिए लोग 10-10 साल झक मारते रहते हैं। ललित अंकल ने अपने सिविल सर्वेंट बेटे का हवाला दिया। मगर मैं शादी करना ही नहीं चाहता। वो कुछ तंग आ गया। क्यों? बस मेरा दिल नहीं चाहता। जहांगीर और ज़ारा की डाइवोर्स की वजह से। आप जो चाहें समझ लें। ज़रूरी तो नहीं है कि अगर पेरेंट्स की शादी नाकाम रहे तो बच्चों में भी उतनी ही नाकाम रहे। मुझे पेरेंट्स की शादी की नाकामी से कोई गर्ज नहीं है। मैं बस अपने कंधों पर कोई जिम्मेदारी लादना नहीं चाहता, और शादी जैसा अहमकाना काम कम अज़ कम इस उम्र में मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि शायद किसी भी उम्र में। और हाँ, मैं कल वापस जा रहा हूँ। उमर ने बात का मौजू बदलने की कोशिश की। ललित अंकल चौंक गए। कल? क्यों? इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है? इतनी जल्दी तो नहीं जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए हैं वैसे भी। अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। तुमने जहांगीर को बता दिया? आप उनको बता दें। मैं बताना तो नहीं चाहता। मैं दोबारा उनसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, उसने बड़ी लापरवाही से कहा। साइकोलॉजिस्ट से मिलवाना चाहते थे वो मुझे। मैं मिल चुका हूँ, दूसरे ज़रूरी काम भी कर चुका हूँ। अब सिर्फ फंक्शंस अटेंड करने के लिए तो यहाँ नहीं रह सकता। चलो ठीक है, फंक्शंस अटेंड मत करो, वैसे ही रहो। चंद दिन तक समरीन भाभी भी इस्लामाबाद आ रही हैं, उनके आने तक तो यहाँ रहना चाहिए। ललित अंकल ने उसे इत्तला दी। क्यों? उनके आने तक मैं क्यों यहाँ रहूँ? मेरा उनसे मिलना ज़रूरी नहीं है। जब मैं उनके साथ उनके घर पर रहा करता था या हॉस्टल से छुट्टियाँ गुजारने घर आता था, तो उन्होंने कभी घर पर मेरा इंतज़ार नहीं किया। फिर मैं अब उनके साथ ऐसी कौन सी ट्रेजेडी हो गई है कि मैं उनका इंतज़ार करूं? वो पापा की ज़िंदगी में खुद भी दूसरी बीवी बनकर आई थी, फिर अब कोई तीसरी बीवी बनकर आ गई है, तो कौन सी क़यामत आ गई है?
बर्दाश्त करें। जैसे दूसरे बहुत से लोगों ने उन्हें बर्दाश्त किया था, वैसे भी वो तो पापा को आइडियल मैन कहा करती थी। फिर उन जैसा परफेक्शनिस्ट अब उन्हें अपनी ज़िंदगी के जिस हिस्से में रखना चाह रहा है वो चुप करके रहें। इतना शोर करने की क्या ज़रूरत है? उसके लहजे में तल्खी थी। उमर, तुम अब जाओ, मुझे इन फाइल्स को देखना है। लाइक अंकल ने उसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय बड़ी सर्द मोरी से सामने बड़ी फाइल पर नज़रें झुका ली। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सुबह की फ़्लाइट से मैं लाहौर चला जाऊँगा। पापा से आपकी बात हो तो उनको बता दें। वो कहते हुए जल्दी से कमरे से निकल गया। अलीज़ा लाउंज में दाखिल होते ही ठठकी। उमर नानों के साथ सोफे पर बैठा खुश गप्पियों में मसरूफ़ था। अलीज़ा को देखकर वो मुस्कुराया। हेलो अलीज़ा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आप कब आए? वो कंधे से अपना बैग उतारते हुए कुछ आगे बढ़ आई। सुबह आया था, तुम तब कॉलेज जा चुकी थी। उमर ने उसे देखते हुए कहा। बालों का नया स्टाइल? उमर ने सताइशी अंदाज में उसके कंधों पर झूलते बालों को देखते हुए कहा। वो एकदम कुछ गड़बड़ा गई। यार, ये हेयर कट बहुत सूट कर रहा है तुम्हें। वो कुछ बोल नहीं सकी। क्यों ग्रैनी? अब वो नानों से पूछ रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर सर हिलाया। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। वो एकदम बैग पकड़कर खड़ी हो गई। लाशौरी तौर पर वो नर्वस होने लगी। उमर ने लाउंज से निकलते हुए उसे गौर से देखा। फिर वो नानों के साथ दोबारा बातों में मसरूफ़ हो गया। अलीज़ा कुछ परेशान होकर अपने कमरे में आई थी। उमर के इस्लामाबाद जाते हुए वो जितनी उदास और परेशान थी, उसकी वापसी ने भी उसे उतना ही परेशान कर दिया था। उसे उमर का एकदम वापस आ जाना अच्छा नहीं लगा। नानों और नाना से पिछले चंद हफ्तों से जारी अपनी सरगर्मियां छुपाना आसान था, मगर उमर से वो कुछ देर परेशानी के आलम में बेड पर बैठी रही। फिर खासी बेदिली के आलम में उसने कपड़े तब्दील किए। आज भी उसे ब्रिटिश कौंसिल में जुल्करनैन से मिलना था और अब उमर को देखकर उसे अपना प्रोग्राम घारत होता नज़र आ रहा था, क्योंकि उमर यकीनन उसके साथ गुफ्तगू के लिए उसे घर पर रहने पर मजबूर करता। दोपहर का खाना उसने उमर और नानों के साथ खाया था। उमर खाने की मेज़ पर मुसलसल चहक रहा था। अलीज़ा ने इस्लामाबाद जाते हुए उसके चेहरे पर अफसुर्दगी और तनाव की जो कैफियत देखी थी, वो अब यकसर मफकूद थी। वो नानों को इस्लामाबाद में लईक अंकल के घर वालों के हालातों वाक़यात सुनाने में मसरूफ़ था। अलीज़ा ये सोच रही थी कि वो नानों से उसके सामने ब्रिटिश कौंसल जाने की इजाज़त कैसे ले। खाना खाने के बाद ही एकदम उमर उठकर चंद लम्हों के लिए अपने कमरे में गया और अलीज़ा ने मौका गनीमत जानते हुए नानों से ब्रिटिश कौंसल जाने की इजाज़त ले ली। नानू ने उसे जल्द वापस आने की ताकीद की। डोंट वरी नानू, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वो बहुत मसरूर होकर अपने कमरे में चली गई। बैग लेकर जब वो वापस लाउंज में आई तो उसने उमर को एक बार फिर नानू के पास पाया। अलीज़ा उसे नज़रअंदाज करते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि उसने उमर को खड़े होते हुए नानू को अपना नाम पुकारते देखा। अलीज़ा रुको, उमर भी तुम्हारे साथ जा रहा है। वो गड़बड़ा गई। मेरे साथ? हाँ, तुम ब्रिटिश कौंसल जा रही हो। मैंने सोचा मैं भी एक चक्कर वहाँ का लगाऊँ, काफ़ी अरसा हो गया। इस बार उमर ने उसके करीब आते हुए कहा। वो चंद लम्हों के लिए कुछ भी समझ ना पाई कि उसे क्या कहना चाहिए। मगर मुझे तो वहाँ काफ़ी देर रहना है। उसने जैसे बहाना करने की कोशिश की। कोई बात नहीं, जितनी देर चाहो रहना। मैं अपना काम करूँगा, तुम अपना काम करना। उमर ने दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। अलीज़ा एकदम परेशान हो गई थी। उसे तवक्को नहीं थी कि उमर इस तरह उसके साथ ब्रिटिश कौंसल जाने के लिए तैयार हो जाएगा। वहाँ जुल्करनैन उसका इंतज़ार कर रहा था और उमर के साथ जाकर वो उससे तो नहीं मिल सकती थी और उसे ब्रिटिश कौंसल में जुल्करनैन से मिलने के अलावा और कोई काम नहीं था। वो शशोपंज के आलम में उमर का मुँह देख रही थी और उमर शायद उसके तासुरात पर हैरान था। क्यों अलीज़ा, तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती? उमर ने फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया। अलीज़ा एकदम गड़बड़ाई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो उसकी समझ में नहीं आया वो अपने पसो पेश को क्या नाम दे। तो फिर ठीक है, चलते हैं। उमर ने उसकी बात मुकम्मल होने का इंतज़ार किए बगैर बाहर का रुक गया। अलीज़ा कुछ देर खामोशी से उसकी पुश्त को घूरती रही, फिर बेदिली से उसके पीछे बाहर पोर्च में आ गई। वो अब ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल रहा था। अलीज़ा को घबराहट होने लगी। वो अब ब्रिटिश कौंसल किसी सूरत नहीं जाना चाहती थी। वहाँ जुल्करनैन उसे देखते ही उसकी तरफ आ जाता और वो उमर के सामने उससे मिलना नहीं चाहती थी। उलझे हुए ज़हन के साथ वो दरवाज़ा बंद करते हुए सीट पर बैठ गई। तुम मेरी गैर मौजूदगी में कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं होगी अलीज़ा, उमर ने गेट से गाड़ी सड़क पर लाते हुए मुस्कुरा कर कहा। चंद लम्हों के लिए वो सुर्ख हुई। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने खुद पर काबू पाया। क्यों अलीज़ा? वो जवाब चाह रहा था। पता नहीं, उसने बादल नख्वास्ता कहा। नहीं यार, वाकई बहुत खूबसूरत हो गई हो। हेयर कट चेंज हो गया, चेहरे पर भी खासी रौनक है। बात क्या है अलीज़ा? वो शायद उसे छेड़ रहा था, मगर अलीज़ा के माथे पर पसीना नमूदार होने लगा। क्या उमर को कोई शक हो गया? उसने घबरा कर सोचा। मगर ये कैसे हो सकता है? उसे यहाँ चंद घंटे ही तो हुए और अभी तो मेरी उससे बाकायदा बात भी नहीं हुई। फिर उसे जुल्करनैन के बारे में कुछ पता कैसे चल सकता है?
वो बेचैन होने लगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसके मुसलसल सवालों पर ज़िद हो गई। क्यों, तबीयत को क्या हो गया है? वो कुछ हैरान हुआ। अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी। प्लीज़ आप कुछ देर के लिए खामोश हो जाइए, वो एकदम बुलंद आवाज़ में बोली। उमर ने हैरानी से उसे देखा। वो बहुत नाराज़ नज़र आ रही थी। उसके मूड में अचानक होने वाली तब्दीली उसके लिए हैरान-कुन थी। अलीज़ा से मज़ीद कोई सवाल पूछे बगैर वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा। ब्रिटिश कौंसल के अंदर उमर के साथ दाखिल होते हुए वो बेतहाशा घबराई हुई थी। तुम्हें कौन सी बुक्स लेनी है? मैंने अपने वॉलेट में से कार्ड निकालते हुए कहा। मुझे कोई बुक्स नहीं लेनी, मुझे सिर्फ बुक्स देखनी है, उसने नज़रें मिलाए बगैर कहा। अच्छा, बहरहाल मैं ब्रिटिश हिस्ट्री पर 1-2 किताबें लेना चाह रहा हूँ। अब तुम चाहो तो मेरे साथ रहो या फिर आध घंटा तक मैं एग्ज़िट पर आ जाऊँगा। तुम भी तब तक वहाँ आ जाना, उमर ने प्रोग्राम सेट करते हुए कहा। अलीज़ा ने फ़ौरन सर हिला दिया। ठीक है, मैं तब तक आ जाऊँगी। उमर अपने मतलूबा सेक्शन की तरफ चला गया। वो उसे तब तक देखती रही जब तक वो शेल्फ्स के पीछे ओझल नहीं हो गया। उसकी घबराहट में एकदम जैसे कमी आ गई थी। उसे खुशी थी कि वो एक बार फिर जुल्करनैन से मिल सकती है। जब उसे तसल्ली हो गई कि वो उमर दोबारा किसी काम के लिए भी वापस उसकी तरफ नहीं आएगा, तो फिर वो उस हिस्से की तरफ बढ़ आई जहाँ जुल्करनैन से उसकी मुलाकात होती थी। हमेशा की तरह जुल्करनैन वहाँ मौजूद था। आज पहली बार तुम देर से आई हो, जुल्करनैन ने उसे देखते ही घड़ी पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए देर हो गई। वो कुर्सी खींचकर उसके करीब बैठ गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? जुल्करनैन ने इस्तफार किया। नानू ने मेरे कज़न को मेरे साथ भेज दिया, उसने हल्की आवाज़ में कहा। क्या? जुल्करनैन एकदम घबराया। कज़न को भेज दिया? कहाँ है वो? तुम उसे यहाँ क्यों लाई हो? मैं खुद नहीं लाई हूँ, नानू ने ज़बरदस्ती भिजवाया। दरअसल उसे भी ब्रिटिश कौंसल में कोई काम था, तो नानू ने उसे मेरे साथ ही भिजवा दिया, वो बताने लगी। अब वो कहाँ है? वो अपनी बुक देख रहा है। तुमने उसे मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया। जुल्करनैन घबराया हुआ था। नहीं, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ लड़की हो अलीज़ा। अगर कज़न साथ आया था तो तुम्हें मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए था। मगर क्यों? तुम तो मेरा इंतज़ार करते रहते हो। और फिर उमर ने कहा है कि वो आध घंटे के बाद मुझे मिलेगा, और अगर वो आध घंटे से पहले यहाँ आ गया और उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो उसे कैसे पता चलेगा मैं यहाँ हूँ? मैं तो उसे बताया ही नहीं कि मैं किस सेक्शन में जा रही हूँ। ये लाइब्रेरी है, यहाँ किसी को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हें ढूंढने के लिए ही इस तरफ आए। वो किसी भी काम से इधर आ सकता है। मुझे इसका ख्याल नहीं आया। अलीज़ा कुछ परेशान हुई। बहरहाल अब मैं जा रहा हूँ, और तुम आइंदा मोहतात रहना। अगर साथ कज़न हो या कोई भी हो तो फिर मुझसे मिलने की कोशिश मत किया करो। मैं ना खुद किसी परेशानी में पड़ना चाहता हूँ, ना ही तुम्हें किसी परेशानी में डालना चाहता हूँ। जुल्करनैन खड़ा हो गया। मगर फिर तुम इंतज़ार करते रहोगे? नहीं, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। जब भी तुम इस तरह लेट हो जाओगी, मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हारे साथ कोई दूसरा है, और फिर मैं तुम्हारा इंतज़ार करने की बजाय चला जाया करूँगा। वो खुदाफिज़ कहते हुए वहाँ से चला गया। अलीज़ा बेहद मायूस और दिल गिरफ्तगी के आलम में उसे जाता देखती रही। उसे उमर पर बेतहाशा गुस्सा आया था। फिर उसकी वजह से जुल्करनैन को इस तरह वहाँ से जाना पड़ा था। क्या था अगर वो इस तरह मेरे साथ आने की ज़िद न करता? कम अज़ कम जुल्करनैन को इस तरह परेशान होकर जाना तो ना पड़ता। वो इस वक्त उमर की वजह से जुल्करनैन को होने वाली परेशानी के अलावा और कुछ नहीं सोच रहे थे। अब आगे क्या होगा? अगर उमर ने दोबारा मेरे साथ ब्रिटिश कौंसल आने के लिए इसरार किया तो फिर मैं क्या करूँगी? क्या मुझे जुल्करनैन के साथ मुलाकात की जगह बदल लेनी चाहिए? वो जैसे किसी फ़ैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वापसी पर उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, और उमर ने उसका सामना होते इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था। चलो अलीज़ा, मैं तुम्हें कॉफ़ी पिलवाता हूँ, उसने अलीज़ा का बिगड़ा हुआ मूड बहाल करने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी, उसने अखड़े अंदाज में कहा। फिर क्या खाना है या क्या पीना है? तुम खुद बता दो, वो उसे बच्चे की तरह बहलाते हुए पूछ रहा था। मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं, आप बस घर चलें, उसने बेरुखी से कहा। मगर यार, मैं तो कुछ खाना पीना चाह रहा हूँ। आखिर इतने हफ्ते के बाद लाहौर आया हूँ, मुझे घर छोड़ दे, इसके बाद आप जो चाहें करें। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये तो मैं जान चुका हूँ कि तुम्हें मेरे साथ आना अच्छा नहीं लगा, मगर मैं सिर्फ इसकी वजह के बारे में सोच रहा हूँ। क्या तुम इस बारे में मेरी मदद कर सकती हो? वो एकदम संजीदा हो गया। वो जवाब देने के बजाय खामोश रही। अलीज़ा, तुमसे ये किसने कह दिया कि तुम खामोशी में बहुत खूबसूरत लगती हो? उमर ने अपने लहजे को एक बार फिर शगुफ्ता करने की कोशिश की। एक लम्हा के लिए उसका चेहरा सुर्ख हुआ। फिर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। उमर कुछ देर खामोशी से उसे देखते हुए जैसे किसी अंदाजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज़ कर ली। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जानते हो क्या कह रहे हो? नानू के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। बेगम साहिबा, मैं सच कह रहा हूँ। अलीज़ा बीबी को ढूंढने में ही तो देर हुई है, ड्राइवर नानू से कह रहा था। उमर ने लाउंज में दाखिल होते ही उन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू नहीं सुनी। वो नानू के चेहरे के तासुरात देखकर चौंका था। वो अब बेताबी के आलम में सोफे से खड़ी हो गई थी।
क्या हुआ ग्रैनी, खैरियत तो है? उसने मामले की नोयत समझने की कोशिश की। अलीज़ा कॉलेज में नहीं है, उन्होंने फक चेहरे के साथ कहा। क्या? उमर भी एकदम संजीदा हो गया। अलीज़ा कॉलेज में नहीं है, ड्राइवर उसका इंतज़ार करके थक कर आ गया है। नानो अब रोहान सी होने लगी थी। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वो किसी दोस्त की तरफ चली गई होगी। उमर ने नानो को तसल्ली देने की कोशिश की। नहीं, वो कभी किसी दोस्त की तरफ मुझे बताए बगैर नहीं जाती, ख़ास तौर पर कॉलेज से। और उसकी दोस्त है भी कौन? शैला। ड्राइवर कह रहा है कि चौकीदार ने अंदर मौजूद लड़कियों से अलीज़ा के बारे में पूछा था। उन्होंने बताया कि वो आज कॉलेज ही नहीं आई। क्या? कॉलेज नहीं गई? उमर हक्का बक्का रह गया। अगर वो कॉलेज नहीं गई तो कहाँ गई है? नानो अब बुड़बुड़ा रही थी। ये कैसे हो सकता है कि अलीज़ा कॉलेज ना गई हो? वो वहीं होगी, ड्राइवर को गलतफहमी हो सकती है। हो सकता है लड़कियों ने किसी दूसरी अलीज़ा के बारे में कहा हो। उमर एकदम ड्राइवर की तरफ मुतवज्जे हो गया। जी नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। चौकीदार को अलीज़ा बीबी का पता है। पहले भी कई बार मैं उसी के ज़रिए अलीज़ा बीबी को बुलवाता हूँ। फिर आज गलतफहमी कैसे हो सकती है? वैसे भी कॉलेज तो बिल्कुल खाली हो चुका था, तो सिर्फ चंद लड़कियां ही रह गई थी। अगर अलीज़ा बीबी वहाँ होती तो अब तक गेट पर ही मौजूद होती। ड्राइवर ने कुछ घबराते हुए अंदाज में इत्तला देने की कोशिश की। ग्रैनी, आप ज़रा शाला को फ़ोन करें, हो सकता है वो उसके घर पर हो। उमर ने नानू से कहा। उमर अब कुछ परेशान नज़र आने लगा। नानू कुछ बौखलाई हुई फ़ोन के पास गई और उन्होंने रिसीवर उठाकर कॉल मिलानी शुरू कर दी। फ़ोन शाला की मम्मी ने उठाया। नानू ने उनकी आवाज़ सुनते ही उनसे शाला के बारे में पूछा। शाला की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज कॉलेज नहीं गई। इस वक्त भी वो अपने कमरे में सो रही है, शाला की मम्मी ने कहा। और नानू की घबराहट में कुछ और इजाफा हो गया। मज़ीद कुछ कहे सुने बगैर उन्होंने फ़ोन रख दिया। शाला तो आज कॉलेज गई ही नहीं, उन्होंने कांपती आवाज़ में उमर से कहा। हो सकता है अलीज़ा किसी और फ्रेंड के साथ चली गई हो। नहीं, उसकी और कोई ऐसी दोस्त नहीं है जिसके साथ वो इस तरह बगैर बताए चली जाए। वो तो शैला के घर भी मुझे बताए बगैर नहीं जाती। सदीक, तुम मुझे कॉलेज लेकर चलो, मैं खुद वहाँ देखती हूँ, आखिर वो जा कहाँ सकती है। नानो एकदम खड़ी हो गई। नहीं ग्रैनी, आप यहीं रहिए, मैं जाता हूँ। उमर ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका था। नहीं, मुझे भी साथ जाना है। आपके साथ जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप घर पर ही रहिए, मैं खुद कॉलेज आता हूँ। घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो वहीं होगी। उमर बात करते करते नानो का जवाब सुने बगैर बाहर निकल आया। ड्राइवर सदीक भी उसके पीछे आया था। पोर्च में आकर उमर ने गाड़ी की चाबी उससे ले ली। मुझे अकेले ही जाना है, मैं खुद गाड़ी ड्राइव कर लूँगा, उसने ड्राइवर से कहा और फिर गाड़ी लेकर बाहर निकल आया। वो जब से इस्लामाबाद से वापस आया था, अलीज़ा का रवैया उसे उलझन में डाल रहा था। वो मुसलसल उसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाली उस नई सरगर्मी के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था, जिसने अलीज़ा में इतनी नुमायाँ तब्दीलियाँ कर दी थी। और यह अंदाज़ा वो बहुत पहले लगा चुका था कि अलीज़ा की दोस्ती किसी लड़के से है, मगर वो हैरान था कि नानो को इस बात का अंदाज़ा क्यों नहीं हुआ, जबकि उन्होंने हमेशा अलीज़ा पर कड़ी नज़र रखी थी। खुद उमर के लिए किसी लड़के से दोस्ती ना तो कोई खिलाफ मामूल बात थी और ना ही कोई गैर मामूली चीज़, और ना ही उसे इस बात पर कोई एतराज़ हुआ था। उसका ख्याल था कि अलीज़ा को लोगों से राब्ते और ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। उसकी शख्सियत में मौजूद बहुत सी खामियां इसी तरह दूर हो सकती थी, मगर जिस तरह अलीज़ा सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी, उससे तो उमर को ये भी अंदाज़ा हो गया था कि अलीज़ा का उस लड़के से ताल्लुक़ सिर्फ दोस्ती की हद तक नहीं था, वो उससे दूसरे अंदाज में दिलचस्पी ले रही थी। उसे इस चीज़ पर भी एतराज़ हुआ था, ना तजस्सुस, क्योंकि वो उसे भी एक बहुत ही नेचुरल चीज़ समझ रहा था। मगर अब वो जिस सूरत हाल का सामना कर रहा था, उसने उसे वाकई परेशान कर दिया था। अलीज़ा का इस तरह कॉलेज से गायब होना उसे तवक्को नहीं था कि अलीज़ा इस तरह की हरकत कर सकती थी। जिस तरह वक्त नानो शैला के घर फ़ोन कर रही थी, उस वक्त वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ हो सकती थी। एक बात का उसे यकीन था कि वो इस तरह अचानक किसी के साथ हमेशा के लिए कहीं नहीं जा सकती थी, मगर फिर वो कहाँ गई थी, तभी उसके ज़हन में बेख्तियार एक ख्याल आया था। हो सकता है वो उस लड़की के साथ ही कहीं गई हो और अभी तक कॉलेज ना पहुँच पाई हो, और हो सकता है इस वक्त वो कॉलेज पहुँच चुकी हो और यकीनन वो पूरी तरह हवास बाख्ता हो। उसने सोचा यही वजह थी कि नानो के इसरार के बावजूद उसने उन्हें साथ नहीं लिया। कॉलेज वाकई खाली हो चुका था। चौकीदार ने उसे भी वही बताया था जो वो ड्राइवर को बता चुका था। चौकीदार से गुफ्तगू करने के बाद वापस गाड़ी में आकर बैठ गया था, लेकिन उसने गाड़ी स्टार्ट नहीं की। उसे गाड़ी में बैठे 10 मिनट हुए थे जब उसने कॉलेज के गेट से कुछ फासले पर एक गाड़ी को रुकते और फ्रंट सीट से अलीज़ा को उतरते देखा। बेख्तियार उसने एक पुरसुकून सांस लिया। गाड़ी स्टार्ट करके वो अलीज़ा की तरफ ले आया, जो तेज़ कदमों से कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ रही थी। अलीज़ा ने गाड़ी और उमर दोनों को देख लिया था, और उमर दूर से भी उसके चेहरे की फक होती रंगत को देख सकता था। वो सड़क
पर ही रुक गई थी। उमर ने उसके करीब गाड़ी खड़ी की और कुछ कहे बगैर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल दिया। अलीज़ा भी उसी खामोशी के साथ अंदर बैठ गई। सड़क पर नज़रें जमाए वो ड्राइविंग कर रहा था। अलीज़ा को ना देखने के बावजूद वो उसकी कैफियत से वाकिफ़ था और उसे उस पर तरस भी आया था। वो बहुत बुरी तरह पकड़ी गई थी और अब वो इस खौफ से दो चार थी कि उमर घर जाकर नानू को सब कुछ बता देगा, जबकि उमर ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं रखता था। गाड़ी सीधी घर ले जाने के बजाय उसने एक मार्केट में ले जाकर रोक दी। अलीज़ा ने उसे गाड़ी से निकलते देखा। उसकी घबराहट में कुछ और इजाफा हो गया। वो कुछ देर बाद हाथ में जूस के 2 पैक लिए वापस आता दिखाई दिया। अलीज़ा उसे गाड़ी की तरफ आता देखती रही। बड़े इत्मीनान के आलम में वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा और उसने जूस का एक पैकेट अलीज़ा की जानिब बढ़ा दिया। वो हक्का बक्का उसका चेहरा देखती रही। तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, उसने उमर की नरम आवाज़ सुनी थी। मुझे ज़रूरत नहीं है, अलीज़ा ने सर झुका लिया। कुछ देर बाद ज़रूरत पड़ेगी जब गिरानी के पास जाओगी। बेहतर है इसे पी लो और अपने नफ्स पर काबू रखो। चेहरे पर इन तासुरात के साथ तुम गिरानी के सामने झूठ नहीं बोल पाओगी। बोलोगी भी तो वो यकीन नहीं करेंगी। अलीज़ा ने बेख्तियार सर उठाकर उसे देखा, फिर मज़ीद कुछ कह बगैर उसने उमर के हाथ से जूस का पैक पकड़ लिया। उमर ने उसके हाथ में कपकपाहट देखी थी जूस पकड़ाते हुए। उसने एक बार फिर अलीज़ा के चेहरे पर नज़र दौड़ाई और पुरसुकून अंदाज में कहा, इतना खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। तुम कोई कत्ल करके नहीं आई हो कि तुम्हें इस तरह लर्जना पड़े। बंदे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हर बड़ा कदम उठाने के बाद कांपने के बजाय सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रहे। तुम में भी ये हिम्मत होनी चाहिए अलीज़ा, वो जूस पीते हुए कह रहा था। अलीज़ा के हलक में जूस अटकने लगा। उमर अब मोबाइल निकाल रहा था। मैं ग्रैनी से बात करने लगा, उन्हें तुम्हारे बारे में बता रहा हूँ। तुम तब तक ये तय कर लो कि तुम्हें उनसे क्या कहना है, मगर उनसे बात करते हुए अपनी आवाज़ और नर्व्स पर काबू रखना, घबराना मत। वो उसको इस तरह हदायत दे रहा था जैसे जुल्करनैन की बजाय वो खुद उसे अपने साथ लेकर गया था। अलीज़ा को यूँ लगा जैसे वो ज़मीन में धंसने लगी हो। वो जूस पीते हुए मोबाइल पर घर का नंबर डायल कर रहा था। फ़ोन हस्बे तवक्को नानो नहीं उठाया था। शायद वो तब से फ़ोन के पास ही बैठी थी। हेलो ग्रैनी, मैं उमर बोल रहा हूँ। अलीज़ा को कुछ पता चला? नानू ने उसकी आवाज़ सुनते पूछा। हाँ ग्रैनी, ना सिर्फ पता चला बल्कि मेरे साथ गाड़ी में बैठी। हम वापस घर आ रहे हैं। मैंने आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया है। उमर ने अपने लहजे को हत्तुल इम्कान पुरसुकून रखते हुए कहा। ओह खुदाया, तेरा शुक्र है। वो कहाँ थी? नानू ने बेख्तियार सुकून का सांस लेते हुए अगला सवाल किया। वो कॉलेज में ही थी। अलीज़ा उमर का चेहरा देख कर रह गई, जो बड़ी रवानी से झूठ बोल रहा था। अंदर ही कुछ क्लास फेलोज़ के साथ बैठी हुई थी। उसके किसी क्लास फेलो की बर्थडे पार्टी थी। उसे छुट्टी के वक्त का कुछ अंदाज़ा ही नहीं हुआ। जब वो गेट पर आई तब तक सदीक चौकीदार से उसके बारे में पूछ कर जा चुका था। अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो वो यहाँ परेशान बैठी थी। घर भी उसने 2-3 बार फ़ोन किया मगर फ़ोन इंगेज मिल रहा था। मेरा ख्याल है उसने इसी वक्त फ़ोन किया होगा जब आप शैला की मम्मी से बात कर रही थी। मगर चौकीदार तो कह रहा था वो सुबह कॉलेज आई ही नहीं। नानू के लहजे में अब तशवीश की बजाय गुस्सा था। हाँ, मैंने चौकीदार से पूछा था, वो शर्मिंदा हो गया। वो किसी दूसरी अलीज़ा की बात कर रहा था और उसे वाकई ये पता नहीं था कि अंदर लड़कियां किसी पार्टी में मसरूफ़ हैं। वो झूठ पर झूठ बोलने में मसरूफ़ था। तुम अलीज़ा से मेरी बात करवाओ, नानू ने कुछ सोचते हुए कहा। उमर ने मोबाइल अलीज़ा की तरफ बढ़ा दिया। ग्रहणी से बात कर लो। अलीज़ा ने कुछ नर्वस होकर मोबाइल हाथ में लिया। लापरवाही की हद कर दी तुमने। मोबाइल पर हेलो कहते उसने दूसरी तरफ नानू को कहते सुना। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि तुम इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सकती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ी है मुझे। नानू उसकी बात सुने बगैर मुसलसल बोल रही थी और इस वक्त अलीज़ा को इसी में अपनी आफियत महसूस हो रही थी कि वह चुपचाप उनकी झुड़कियाँ खाती रहे। वजाहतें पेश करने से इस वक्त ये काम बहरहाल बेहतर था। वो डूबते डूबते बच गई थी। नानू कुछ देर इसी काम में मसरूफ़ रहे, फिर उन्होंने जल्दी घर आने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया। उमर तब तक गाड़ी को दोबारा सड़क पर ला चुका था। अलीज़ा ने मोबाइल बंद करने के बाद उसकी तरफ बढ़ा दिया। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। कुछ देर पहले अगर वो खौफज़दा थी तो इस वक्त वो बेहद शर्मिंदा थी। उमर ने अगरचे उसे नानों के सामने किसी जवाबदेही से बचा लिया था मगर खुद उसकी खामोशी उसे चुभ रही थी। क्या ये मुझसे वाकई कुछ भी पूछना नहीं चाहता? क्या ये मुझसे नाराज़ है? ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है? ये अब मुझे अच्छी लड़की तो नहीं समझ रहा होगा? बहुत से सवाल उसके यके बाद दीगरे बेचैन कर रहे थे। दूसरी तरफ उमर उसी लापरवाही और बेनियाजी से गाड़ी चलाने में मसरूफ़ था। वो अब ये सोचने में मसरूफ़ थी क्या उसे खुद उमर को मुखातिब कर लेना चाहिए, और ये ऐसा काम था जो वो खुद करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे हैरत हो रही थी कि क्या
उमर वाकई उससे कुछ पूछना नहीं चाहता था। क्या उसे कोई तजस्सुस नहीं है कि मैं कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी, और उसने नानो से मेरे बारे में झूठ क्यों बोला है? क्या ये वाकई मेरी इतनी परवाह करता है कि मुझे हर नुकसान से बचाना चाहता है, या फिर ये मुझ पर एहसान करके? अब उसकी खामोशी से उलझने लगी। क्या ये वाकई नानू नाना से ये बात छुपाए रखेगा कि मैं किसी लड़की के साथ गई थी, या फिर ये मेरे सामने एक ड्रामा कर रहा है? वो सोच रही थी और उसके पछतावे में इजाफा होता जा रहा था। मुझे जुल्करनैन के साथ नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं उसके साथ न जाती तो आज कम से कम मैं इस तरह उमर से नज़रें ना चुरा रही होती। वो सोच रही थी। आज पहली बार जुल्करनैन के इसरार पर उसके साथ गई थी, वरना इससे पहले उसकी जुल्करनैन से मुलाकातें सिर्फ ब्रिटिश कौंसल और एक दो जगहों तक ही महदूद थी। वो इन जगहों पर जाती, जुल्करनैन पहले से वहाँ मौजूद होता। दोनों कुछ देर वहाँ बैठे बातें करते रहते और फिर वापस चले आते। मगर उमर के आने की वजह से उसका ब्रिटिश कौंसल का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हो रहा था। वो कोशिश के बावजूद जुल्करनैन से मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि नानू हर जगह उमर को उसके साथ भेजने की कोशिश करती। खुद उमर भी बड़ी खुशी से उसके साथ चलने पर आमादा होता, और ये चीज़ अलीज़ा को बुरी तरह डिस्टर्ब कर रही थी। शायद ये इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से था कि जब जुल्करनैन ने उसे कॉलेज से अपने साथ चलने के लिए कहा तो वो ज़्यादा देर तक इनकार नहीं कर सकी थी। ड्राइवर ने सुबह उसे कॉलेज उतारा था। वो ड्राइवर की जानिब तक कॉलेज के गेट के अंदर नहीं गई थी, और जब ड्राइवर चला गया तो वो गेट से कुछ फासले पर खड़ी जुल्करनैन की गाड़ी की तरफ गई थी, जिसे वो कॉलेज आते हुए देख चुकी थी। और फिर वो दोनों सारा दिन जगह जगह घूमते रहते। जुल्करनैन ने उसे वादा किया था कि वो कॉलेज की छुट्टी होने के वक्त उसे कॉलेज के बाहर ड्रॉप कर देगा और वहाँ से वो अपने घर चली जाएगी। मगर जुल्करनैन के साथ फिरते हुए उसे वक्त गुजरने का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, और जिस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठे लंच करते हुए उसे ये ख्याल आया, उस वक्त कॉलेज को बंद हुए बहुत देर हो चुकी थी, और तब सही मायनों में अलीज़ा के हाथों के तोते उड़ गए थे। इसके बरक्स जुल्करनैन बिल्कुल खौफज़दा नहीं था, बल्कि वो उसे भी तसल्लियाँ देने की कोशिश कर रहा था। मगर उसकी तसल्लियों ने उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं किया था। कॉलेज पहुँचते पहुँचते 3:30 बज चुके थे, और रही सही कसर उस वक्त पूरी हो गई थी जब अलीज़ा ने उमर की गाड़ी को कॉलेज के गेट पर कुछ फासले पर देखा था। उसने जुल्करनैन को उस वक्त वहाँ उमर की मौजूदगी के बारे में नहीं बताया था, मगर उसका जिस्म तब तक कांपना शुरू हो चुका था। उसे तवक्को थी कि उमर के साथ नानो भी वहाँ होंगी, और शायद वो इस वक्त कॉलेज के अंदर होंगी। मगर बाद में उमर को अकेला वहाँ देखकर उसे कुछ हैरत हुई, और उमर के अब तक के रवैये ने इस हैरत में बतदरीज इजाफा ही किया था। वो अपने कमरे में एक किताब पढ़ने में मसरूफ़ था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। उमर ने किताब से नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला और उमर ने अलीज़ा को अंदर आते देखा। उमर वॉल क्लॉक को देखते हुए कुछ हैरान हुआ। रात के उस वक्त अलीज़ा का वहाँ आना खासा हैरान कुन था। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? उसने अंदर आकर पूछा। नॉट एट ऑल, आओ बैठो, उमर ने किताब बंद करके साइड टेबल पर रखते हुए कहा। वो कुछ सोचते हुए कमरे में मौजूद सोफे पर बैठ गई। उमर उसका चेहरा देखने लगा। वो अब कारपेट पर नज़रें जमाए बैठी थी। कोई परेशानी है? उमर ने उसी मुसलसल खामोश देखकर गुफ्तगू शुरू करने में उसकी मदद की। नहीं, उसने उसी तरह कारपेट पर नज़रें जमाए कुछ सोचते हुए कहा। चल लम्हे कमरे में खामोशी रही। फिर अलीज़ा ने खामोशी को तोड़ा। आप मुझे रात के इस वक्त यहाँ देखकर हैरान हुए होंगे। नहीं, इस बार उमर ने उसी के अंदाज में जवाब दिया। अलीज़ा ने बेख्तियार सर उठाकर उसे देखा। वो बेहद पुरसुकून नज़र आ रहा था। तुम अगर ये सोचकर परेशान हो रही हो कि मैं ग्रैनी को तुम्हारे बारे में कुछ बता दूंगा तो बेफिक्र रहो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अलीज़ा बेख्तियार होंठ भींच लिए। वो खुद ही इस मौजू पर आ गया था। आप मुझसे पूछेंगे नहीं? उसने कुछ झिझकते हुए कहा। मसलन क्या? उमर अब भी उसी तरह पूछ रहा था। आज के वाक़ये के बारे में? उसने कुछ लड़खड़ाते हुए कहा। नहीं, उसने इत्मीनान से कहा। क्यों? वो बेचैन हुई। ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, जो चाहे करो। उमर के लहजे में लापरवाही थी, और अलीज़ा को हिला तल्खी अच्छी नहीं लगी। आप वाकई मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे? उसे अभी भी जैसे उमर की बात पर यकीन नहीं आया था। नहीं, मैं वाकई कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर तुम कुछ बताना चाहती हो तो ठीक है, मैं सुन लेता हूँ। क्या आपको मेरी हरकत बुरी नहीं लगी? मैंने इस बारे में सोचा नहीं, और वैसे भी मुझे दूसरों के कामों में फतवे देने का कोई शौक़ नहीं है। उसने बड़ी साफ गोई का मुजाहरा किया। फिर आपने नानो से मेरे बारे में झूठ क्यों बोला? तुम्हें बचाने के लिए। आप मुझे बचाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि तुम मेरी दोस्त और कज़न हो। दोस्तों के लिए मैं अक्सर झूठ बोलता रहता हूँ। वो बड़े दोस्ताना अंदाज में कह रहा था। आपको मुझसे कुछ तो पूछना चाहिए। मसलन क्या? यही कि मैं कहाँ गई थी? तुम कहाँ गई थी अलीज़ा? उमर ने उसी के अंदाज में उसका सवाल दोहरा दिया। वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसने कहा, जुल्करनैन के साथ। और ये जुल्करनैन कौन है?
इस बार उमर ने अगला सवाल खुद ही किया था। मेरा फ्रेंड है, कब से दोस्ती है तुम्हारी उसके साथ? और ये शख्स करता क्या है? तकरीबन 1.5 माह हुआ है, मेडिकल कॉलेज में है। तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? वह आहिस्ता आहिस्ता उससे सब कुछ उगलवा रहा था। अलीज़ा ने उसे जुल्करनैन के साथ होने वाली पहली मुलाकात के बारे में बता दिया। तुम उससे अक्सर मिलती हो? अक्सर तो नहीं मगर मिलती हूँ, उसने एतराफ़ किया। इसी तरह कॉलेज से गायब होकर? नहीं, आज पहली बार कॉलेज से गई थी, वरना पहले तो कभी नहीं गई। हम ब्रिटिश कौंसल में मिलते हैं। और आज कहाँ गई थी? हम सारा दिन फिरते रहे, बहुत सारी जगहों पर। उमर कुछ देर खामोश होकर कुछ सोचता रहा। जुल्करनैन से सिर्फ दोस्ती है ना? कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट? अलीज़ा का चेहरा सुर्ख हुआ। सिर्फ दोस्ती नहीं है, मध्यम आवाज़ में उसने कहा। ठीक है, दोस्ती नहीं है, मोहब्बत है। मगर क्या सिर्फ तुम्हारी तरफ से है या फिर जुल्करनैन भी इसी तरह के ख्यालात रखता है? वो भी मुझे पसंद करता है। तो फिर क्या प्रोग्राम है तुम दोनों का? उसने प्रपोज़ किया तुम्हें? कोई शादी वगैरह का इरादा है? प्रपोज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर वो पसंद करता और सीरियस है तो उसे कर देना चाहिए। अलीज़ा ने सर झुका लिया। या फिर तुम प्रपोज़ कर दो। उसने उमर की बात पर हैरान होकर उसका चेहरा देखा। मैं प्रपोज़ करूं? हाँ, तुम क्यों नहीं कर सकती? ये कोई ऐसी हैरान होने वाली बात तो नहीं है। मगर मैं तो ये कभी नहीं कर सकती। तुम जानती हो अलीज़ा, तुम कोई अफेयर अफोर्ड नहीं कर सकती। आज नहीं तो कल ग्रैनी को तुम्हारे और जुल्करनैन के बारे में पता चल ही जाएगा, तो उनका रिएक्शन क्या होगा, इसका अंदाज़ा तुम अच्छी तरह कर सकती हो। वो अब संजीदा हो गया था। अगर वो अच्छा बंदा है तो उसे सीधी तरह से ग्रैनी से मिलवाओ या फिर मुझसे मिलवा दो। मैं बात करता हूँ उससे। अलीज़ा चौंकी। मैं आपसे मिलवाऊँ? हाँ, क्यों, तुम मिलवाना नहीं चाहती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसने जल्दी से कहा। तो फिर ठीक है, तुम जुल्करनैन से बात करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसा बंदा है वो। उमर का लहजा अब शगुफ्ता हो गया था। ठीक है, मैं उसको आपसे मिलवा दूंगी और उससे मिलने के बाद मैं ग्रैनी से खुद उसके बारे में बात कर लूँगा। उमर ने जैसे उसे यकीन दहानी करवाई। वो सर झुकाए खामोश बैठी रही। आप मुझे बुरा तो नहीं समझते? कुछ देर बाद उमर ने अलीज़ा को सर झुकाए कहते सुना। नहीं, मैं तुम्हें बुरा क्यों समझूंगा? तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया। कॉलेज से जाना भी गलत नहीं है। वो उससे पता नहीं किस चीज़ की यकीन दहानी करवाना चाह रही थी। तुम सच सुनना चाहती हो या झूठ? उमर संजीदा हो गया। सच। तो फिर इस तरह जाना वाकई गलत है। मैं कोई कंजर्वेटिव बंदा तो नहीं हूँ, मगर अपनी फैमिली को अच्छी तरह जानता हूँ और तुम्हें भी। तुम मैच्योर नहीं हो। टीनेज में हर चीज़ थ्रिलिंग लगती है, मगर यहाँ इस सोसाइटी में ऐसे एडवेंचर्स खासे महंगे साबित हो सकते हैं। जुल्करनैन अच्छा या बुरा मैं नहीं जानता, मगर तुम अभी लोगों को परखना नहीं जानती। तुम्हारा कोई एक्सपोजर नहीं है, इसलिए अपनी ज़िंदगी के बारे में मोहतात रहो तो खासा बेहतर है। वो खामोशी से सर झुकाए उसकी बातें सुनती रही। जुल्करनैन ऐसा नहीं, उसने अपना गला साफ करते हुए कहा। तुम ये कैसे कह सकती हो? उसने दो बदू कहा। ही इज़ डिफरेंट, वो मुख्तलिफ है। उमर बेख्तियार हंसा। ये उसने तुमसे कहा या तुमने खुद सोचा? ही इज़ रियली डिफरेंट। अलीज़ा ने जैसे उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। फिंगरप्रिंट से लेकर जीन्स तक कुछ भी एक जैसा नहीं होता। उमर ने बड़ी लापरवाही से कहा। वो अंदर से मुख्तलिफ है, अलीज़ा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तुम उसके अंदर कैसे पहुंच गई? ओह आई सी, वो डॉक्टर बन रहा है, हो सकता है उसने अपनी डाइसेक्शन करके तुम्हें अपना अंदर दिखाया हो। ठीक कह रहा हूँ ना? वो अब मजाक उड़ा रहा था। अलीज़ा का चेहरा सुर्ख होने लगा। वो वाकई एक मुख्तलिफ मर्द है। वो अब भी अपनी बात पर मिसर रही। व्हाट अ टिपिकल स्टेटमेंट। उमर एक बार फिर ऐसा। डिफरेंट मैन। कोई मर्द मुख्तलिफ नहीं होता माय डियर कज़न। कम अज़ कम गर्लफ्रेंड के मामले में कोई मुख्तलिफ नहीं होता। हर एक की सोच और महसूसात एक जैसे होते हैं। मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। अलीज़ा को उसकी बात पर शौक लगा। इसका फ़ैसला तो बाद में होगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम कुछ रियलिस्टिक हो जाओ। हम दुनिया में रह रहे हैं और दुनिया में कोई मुख्तलिफ नहीं होता। बाज़ लोग जो हमें बज़ाहिर मुख्तलिफ लगते हैं वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा अजाब लाते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो कितने मामूली और आराम से होते हैं, और शायद बेकीमत भी, बल्कि बाज़ दफ़ा वो आम लोगों से भी ज़्यादा बेकीमत साबित होते हैं। वो बात करते करते संजीदा हो गया। जुल्करनैन ऐसा नहीं है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसने सर उठाकर बड़े एतमाद से कहा। मेरी ख्वाहिश है वाकई ऐसा ही हो। उमर ने उसका चेहरा देखते हुए कहा। वो हस्बे मामूल रात के वक्त नानू और नाना के सो जाने के बाद लाउंज में आई, हमेशा की तरह लाइट ऑन किए बगैर। सिर्फ कॉरिडोर में रोशन 0 पावर के बल्ब और बाहर पोर्च की खिड़कियों से आने वाली धुंधली रोशनी में सोफे पर बैठकर जुल्करनैन को कॉल करना शुरू किया। कोई परेशानी तो नहीं हुई? राब्ता कायम होते जुल्करनैन ने पहला सवाल किया था। वो भी अलीज़ा को कॉलेज छोड़ते हुए उमर की गाड़ी में अलीज़ा को बैठते देख चुका था। नहीं, कुछ नहीं हुआ।
उमर ने नानू से झूठ बोल दिया। उसने कहा कि मैं अंदर कॉलेज में ही थी, चौकीदार को गलतफहमी हो गई थी। नानू ने उसकी बात पर एतबार कर लिया। अगर वो झूठ ना बोलता तो नानू से बचना आज बहुत मुश्किल हो गया था। वो बेहद गुस्से में थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम खामखा छोटी छोटी बातों पर परेशान होती रहती हो। मैं तुमसे कह भी रहा था कि कुछ नहीं होगा। जुल्करनैन ने जवाबन खासी लापरवाही से कहा, मगर उमर ना होता या वो झूठ ना बोलता तो फिर मेरे साथ क्या हो सकता था? आपको इसका अंदाज़ा नहीं है क्योंकि आप नानू को नहीं जानते। अलीज़ा ने कहा, मैं आइंदा इस तरह घर से कभी नहीं जाऊंगी। तुम बहुत बुज़दिल हो अलीज़ा, जुल्करनैन ने उसकी बात के जवाब में कहा। वो खामोश रही। तुम्हारी नानू आखिर क्या कर सकती हैं? जान से तो नहीं मार सकती हैं। फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर उनको पता चल जाता तो। तुम अपनी नानू से इतना डरती क्यों हो? जुल्करनैन ने कुछ उलझ कर कहा। डरती नहीं हूँ, मैं उनके पास रहती हूँ। मैं हर काम में अपनी मर्जी नहीं कर सकती। एनीवे ये सब छोड़ो, कोई और बात करते हैं। ये तुम्हारा कज़न उमर ख़ास मेहरबान है तुम पर। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी नानू से झूठ क्यों बोला? हाँ वो अच्छा है, वेरी केयरिंग, अलीज़ा ने कुछ खुश होकर कहा। सबके लिए या सिर्फ तुम्हारे लिए? वो कुछ देर के लिए कुछ बोल नहीं सकी। मतलब कुछ नहीं, ऐसे ही कह रहा था। आजकल ऐसे कज़न्स कहाँ मिलते हैं। वाकई अच्छा है तुम्हारा कज़न। जुल्करनैन ने फ़ौरन बात बदल दी। उमर आपसे मिलना चाहता है। अलीज़ा को कुछ देर पहले उमर के साथ होने वाली अपनी गुफ्तगू याद आई। क्या? जुल्करनैन जैसे उसकी बात पर बुरी तरह बदका। वो आपसे मिलना चाहता है। अलीज़ा ने अपनी बात दोहराई। क्यों? मुझसे क्यों मिलना चाहता है? पता नहीं, ये मैं नहीं जानती। बस उसने कहा था कि मैं उसे आपसे मिलवा दूँ। अलीज़ा ने दांचता झूठ बोला। मगर उससे मिलना मैं नहीं चाहता। जुल्करनैन ने साफ इनकार करते हुए कहा। क्यों? अलीज़ा को जैसे झटका लगा। मैं उससे मिलकर क्या करूँगा जब मैं उसे जानता ही नहीं? वो मेरा कज़न है। अलीज़ा ने जताने की कोशिश की। मगर वो मेरा कज़न नहीं है। उससे मिलने में क्या हर्ज है? मैं उससे मिलकर क्या बात करूँगा? हो सकता है उसे आपसे कोई ज़रूरी बात करना हो। क्या ज़रूरी बात करनी है? इस बार जुल्करनैन का लहजा खासा तीखा था। अलीज़ा को कुछ बताने की हिम्मत नहीं हुई। तो बस ठीक है, फिर उसे मुझसे मिलवाने की क्या ज़रूरत है? अब किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। मैंने तुम्हें उमर के साथ मुलाकात का शेड्यूल तय करने के लिए फ़ोन नहीं किया। जुल्करनैन की आवाज़ में उकताहट थी। अलीज़ा ने कुछ बेदिली के साथ मौजू बदल दिया। उसे जुल्करनैन की उमर से मुलाकात से इनकार पर हैरत हो रही थी। कुछ देर दोनों बात करते रहे। फिर खिलाफ तवक्को जुल्करनैन ने जल्दी फ़ोन बंद कर दिया। तुमने जुल्करनैन से बात की? इस वाक़ये से तकरीबन एक हफ्ते के बाद उमर ने एक शाम मुझसे पूछा। हाँ, फिर? वो आपसे मिलना नहीं चाहता। अलीज़ा ने उससे नज़रें मिलाए बगैर कहा। क्यों? उमर को बहुत हैरत नहीं हुई। ये मुझे नहीं पता। वो कह रहा था कि आपको उससे क्या बात करनी है। तुमने उसे नहीं बताया? नहीं, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। उसने कुछ नदामत से कहा। मगर बात तो उससे करना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मैं क्या करूँ? वो मिलना नहीं चाहता। मैं उसे मजबूर कैसे कर सकती हूँ? अलीज़ा ने बेचारगी से कहा। अगर वो तुम्हारे बारे में वाकई सीरियस है तो उसे मुझसे मिलने से डरना नहीं चाहिए। उमर अब संजीदा हो गया था। अलीज़ा, क्या वो तुम्हारे बारे में वाकई सीरियस है? हाँ, मैंने आपसे कहा है ना, वो दूसरों से डिफरेंट है। अलीज़ा ने उमर को यकीन दिलाने की कोशिश की। उमर कुछ देर खामोश रहा। अगली बार तुम उससे कहाँ मिल रही हो? अलीज़ा बर्दाश्त हुई। कहीं भी नहीं। अब मैं उससे नहीं मिलूँगी। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे मिलो और इस बार मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। मगर वो आपसे मिलना नहीं चाहता। उसे पहले से बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं उससे कहूँगा कि मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ और फिर उससे कुछ बातचीत होगी। उमर ने जैसे मसले का हल निकाल लिया। लेकिन अगर वो नाराज़ हो गया तो? अलीज़ा को फ़िक्र होने लगी। नाराज़ किस बात पर होगा? इस तरह आपसे मिलवाने पर? तुमने खुद कहा है वो एक मुख्तलिफ आदमी है। मैं भी देखना चाहता हूँ वो कितना डिफरेंट है। अगर वो तुम्हारे बारे में वाकई संजीदा है तो नाराज़ नहीं होगा। और मैं उससे लड़ने तो नहीं जा रहा। अच्छे माहौल में बैठकर उससे कुछ अच्छी अच्छी बातें होंगी। इसमें खफकी कहाँ से आ जाती है? उमर उसे मुतमईन कर रहा था। लीज़ा सोच में पड़ गई। ठीक है, मैं आपको उससे मिलवा देती हूँ। कुछ देर बाद वो जैसे किसी फैसले पर पहुँच गई। तुम उसे कहाँ बुलवाओगी? ब्रिटिश कौंसल, उसने कहा। उमर ने हैरानी से उसे देखा और फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा, तो मेरे साथ ब्रिटिश कौंसल जाने पर इसलिए एतराज़ हुआ था? वहाँ जुल्करनैन साहब से मुलाकात होती होगी। लीज़ा उसकी बात पर खजल हो गई। बहरहाल तुम ब्रिटिश कौंसल के बजाय उसे किसी पार्क में बुलवाओ, उमर ने जगह तय करते हुए कहा, या फिर किसी रेस्टोरेंट में। तीसरे दिन वो उमर के साथ एक पार्किंग में मौजूद थी। कार से उतरते वो नर्वस हो रही थी। उसने जुल्करनैन को ये नहीं बताया था कि वो आज उमर को भी साथ ला रही है और अब वो खौफज़दा थी कि कहीं जुल्करनैन इस बात पर नाराज़ ना हो जाए। जुल्करनैन पार्क के अंदर मखसूस बेंच पर बैठा हुआ था। उमर के साथ चलते हुए अलीज़ा ने उसे दूर से ही खड़े होते हुए देख लिया। शायद उसने अलीज़ा को आते हुए देख लिया था और न सिर्फ अलीज़ा को बल्कि उसके साथ आते हुए उमर को भी। और उसके खड़े होने की वजह भी यही थी।
उसके पास पहुंचकर उसने जुल्करनैन के चेहरे पर बुखलाहट और नागवारी के तासुरात देखे थे। हेलो, मैं उमर हूँ। आप यकीनन जुल्करनैन हैं? उमर ने उसके पास पहुंचकर दोस्ताना अंदाज में हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। जुल्करनैन ने किसी मुस्कुराहट के बगैर उससे हाथ मिलाया। आपसे मिलने का खासा शौक था मुझे। अलीज़ा काफ़ी तारीफ़ करती रहती है आपकी। उमर उसकी सर्द मोड़ी से मुतासिर हुए बगैर बोला। मैंने सोचा मुझे भी मिलना चाहिए आपसे। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मैं अलीज़ा का कज़न हूँ। जुल्करनैन अब भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। शायद उसके लिए अलीज़ा की हरकत इतनी गैर मुतवक्किल और हैरानकुन थी कि उसे अपने औसान पर काबू पाने में वक्त लग रहा था। आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? जुल्करनैन ने भलाखिर उमर से कहा। उसका लहजा खासा खुश्क था। बस ऐसे ही कुछ बातें करनी थी आपसे। क्या बातें करनी थी? इस तरह खड़े खड़े क्या बात हो सकती है? आराम से बैठते हैं, कोई ऐसी भी ख़ास बात नहीं है। उमर ने मुस्कुराते हुए बेंच की तरफ इशारा किया। नहीं, मुझे जल्दी है, कुछ काम है। ये तो अलीज़ा ने इसरार किया तो मैं यहाँ मिलने के लिए आ गया, वरना आज मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था। जुल्करनैन ने अपनी रेस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाते हुए उमर से कहा। आपको जो बात करनी है वह जल्दी करें। उमर ने जुल्करनैन को खासी गहरी नज़रों से देखा। जुल्करनैन को उसकी नज़रों से उलझन हुई थी। अलीज़ा को कब से जानते हो? उसने जुल्करनैन से पूछा। ये बात तो आप अलीज़ा से भी पूछ सकते थे। क्या सिर्फ इतनी सी बात जानने के लिए यहाँ आए हैं? नहीं, जानना तो काफ़ी कुछ है, ये तो बस वैसे ही पूछ लिया। 1 डेढ़ माह हुआ है। जुल्करनैन अब पुरसुकून होता जा रहा था। अलीज़ा बता रही थी आप दोनों की खासी अंडरस्टैंडिंग है। इस बार जुल्करनैन ने खासे गौर से अलीज़ा और उमर को बारी बारी देखा। हो सकता है अलीज़ा ने ऐसा महसूस किया हो, मैं क्या कह सकता हूँ। आपकी काफ़ी दोस्ती अलीज़ा के साथ? हाँ है, अक्सर मिलते रहते हैं। अक्सर यूँ ही कभी कभार मिलते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये दोस्ती किस सिलसिले में, क्या आप अलीज़ा के बारे में सीरियस हैं? सीरियस से क्या मुराद है आपकी? मेरा मतलब है शादी करना चाहते हैं इससे। व्हाट, शादी? ये आपसे किसने कहा? अलीज़ा का रंग फक हो गया। उमर उसी पुरसुकून अंदाज में उसका चेहरा देखता रहा। जुल्करनैन अब नाराज़ नज़र आ रहा था। शादी नहीं करना चाह रहे तो फिर ये दोस्ती किस सिलसिले में? हर दोस्ती शादी के लिए तो नहीं होती, तो फिर किस लिए होती है? वक्त गुजारने के लिए। यू कैन से दैट। जुल्करनैन ने कंधे अचकाते हुए खासी लापरवाही से कहा। तो फिर तुम्हें अलीज़ा से ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी कि तुम उससे शादी करना चाहते हो, या ये कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? मैंने अलीज़ा से ऐसा कुछ नहीं कहा। जुल्करनैन ने ढिठाई से झूठ बोला। अलीज़ा ने बेयकीनी से उसे देखा। आपने मुझसे कहा था जुल्करनैन, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने अलीज़ा की आंखों में आंखें डालकर बड़ी बेखौफी से कहा। वो शौक के आलम में जुल्करनैन को देखने लगी। ये वो जुल्करनैन नहीं था जिसे वो पिछले 1 माह से जानती थी। वो बिल्कुल बदल चुका था। तो तुम्हें अलीज़ा में कोई दिलचस्पी नहीं, ना ही तुम मुझसे शादी का कोई इरादा रखते हो। तो फिर तुम मिलते किस मकसद के लिए हो? साथ क्यों ले लेकर फिरते हो? मैं नहीं, वो मेरे साथ फिरती है, वो मिलने आती है मुझसे। उमर बेतासुर चेहरे के साथ उसे देखता रहा। और जहाँ तक साथ फिरने का ताल्लुक है तो साथ तो तुम भी लिए फिरते हो उसे। फिर तुम क्यों नहीं शादी कर लेते उससे? अपनी मुसीबत दूसरों के सर पर क्यों डालना चाहते हो? जुल्करनैन के लहजे में तमस्कुर था। अलीज़ा खौफ के आलम में उसका चेहरा देखती रही। क्या जुल्करनैन मेरे बारे में इस तरह से सोचता है? मुझे नहीं पता ये तुमसे क्या कहती है, ये बताती रहती है, मगर मैं इतना अहमक नहीं हूँ कि इससे मोहब्बत या शादी का वादा करूँ। अगर इसे खुद ही मेरे बारे में कोई खुशफहमी या गलत फहमी हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मगर इस तरह अगर कोई कज़न को पकड़ लाए इमोशनल ब्लैकमेलिंग के लिए, तो मैं कम अज़ कम वो बंदा नहीं हूँ जो इस तरह फंस जाए। इस जैसी 1000 लड़कियों के साथ मेल जोल है मेरा, सबके साथ शादी कर लूँ क्या? उसके लहजे में तज़हीक थी। मुझे तुमसे मिलकर वाकई बड़ी खुशी हुई है जुल्करनैन, क्योंकि तुम मेरी तवक्कुआत पर बिल्कुल पूरा उतरे हो। मैं जितने घटिया आदमी से मिलने का सोच कर आया था, तुम उससे ज़्यादा घटिया निकले हो। बहरहाल दोबारा तुमने अगर कभी अलीज़ा को फ़ोन किया या उसे मिलने की कोशिश की तो मिलने से पहले वसीयत कराना, क्योंकि फिर तुम दोबारा वापस नहीं जा सकोगे। आओ अलीज़ा। उमर ने उसी तरह पुरसुकून अंदाज में उससे बात करने के बाद अलीज़ा का हाथ पकड़ लिया और वापस मुड़ गया। अपने पीछे उसे जुल्करनैन का एक तंज़िया कहका सुनाई दिया। वो उसे साथ लेकर पार्किंग में आ गया। गाड़ी में बैठकर उसने पहली बार अलीज़ा के चेहरे को गौर से देखा। वो बिल्कुल जर्द थी। उमर उसकी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकता था। वो जानता था उसे शौक़ लगा है। वो ये भी जानता था कि उसे जुल्करनैन के मुँह से कही जाने वाली किसी बात पर यकीन नहीं आया होगा, और उमर को इस वक्त उससे हमदर्दी भी हो रही थी। कार स्टार्ट करने के बजाय उसने अलीज़ा की तरफ मुड़कर उससे कहा, किसी भी चीज़ को सर पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में ये सब कुछ होता रहता है। एक्सपीरियंस इज़ द नेम ऑफ आवर मिस्टेक्स, सो टेक इट एज एन एक्सपीरियंस। अलीज़ा ने उमर को देखने की कोशिश नहीं की। वो विंड स्क्रीन से बाहर पार्किंग में नज़र आने वाली गाड़ियों को देखती रही। ये तो बहुत मामूली सी चीज़ है। ज़िंदगी में इससे भी बड़ी बातें होती रहती हैं। इस सब को भूल जाओ और बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो तुम्हें भी परेशान या शर्मिंदा नहीं होना चाहिए।
उमर ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। वो अब भी खामोश थी। वो घर तक पूरा रास्ता उससे बातें करता रहा, उसे चेयर अप करने की कोशिश करता रहा। वो उसकी बातें सुनती रही, मगर उसने एक बार भी उसकी बातों के जवाब में कुछ कहा, ना ही उसे देखने की कोशिश की। वो बेतासुर चेहरे के साथ कार से बाहर देखती रही। उमर उसे घर पर ड्रॉप करने के बाद फिर गाड़ी लेकर बाहर निकल आया। उसे मार्केट से कुछ शॉपिंग करनी थी और फिर उसे कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी जाना था। शॉपिंग के दौरान वो और बाद में लाइब्रेरी में भी उसके जहन पर अलीज़ा ही सवार रही थी। वो जानता था वो इतनी मैच्योर और समझदार नहीं थी कि हर चीज़ को फौरी तौर पर जहन से झटक देती। वो सोच रहा था वापसी पर वो रात को फिर कुछ वक्त उसके साथ गुजारेगा। चंद दिन लगेंगे मगर वो नॉर्मल हो जाएगी। उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। शाम 7 बजे वो वापस घर आ गया। नानू लाउंज में फ़ोन पर किसी से गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। वो उनके पास ही बैठ गया। वो फ़ोन बंद करने के बाद उनकी तरफ मतवज्जे हुई तो उसने उनसे अलीज़ा के बारे में पूछा। वो तब से अपने कमरे में है, जब से तुम छोड़कर गए हो, उन्होंने इत्तला दी। उमर भी उठकर अपने कमरे में आ गया। अगला 1 डेढ़ घंटा उसने अपने कमरे में अपने कुछ काम करते हुए गुजारा। 8:30 बजे के करीब वो खाना खाने के लिए लाउंज में आया। खानसमा खाना लगा रहा था और दानू किचन में थी। ग्रैंडपा अभी तक वापस नहीं आए, उमर ने किचन में पानी पीते हुए कहा। वो आए थे लेकिन दोबारा चले गए। आज किसी डिनर में इनवाइटेड थे, नानू ने उसे बताया। वो उनके साथ बातें करता हुआ डाइनिंग रूम में चला गया। मुरीद, अलीज़ा को बुला लाओ, नानू ने डाइनिंग रूम में दाखिल होते हुए खानसमा से कहा। आज तो शाम की चाय भी नहीं ली उसने, उसकी तबीयत ख़राब थी। कुछ शायद इसलिए, उमर ने झूठ बोला। नानू ने चौंक कर उसे देखा। अच्छा, मुझे तो उसने नहीं बताया, बताती तो मैं उसे कोई मेडिसिन ही दे देती। वो परेशान नहीं करना चाह रही होगी, हो सकता है सो गई हो। उमर ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। चंद मिनट बाद खानसमा डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। अलीज़ा बीबी दरवाज़ा नहीं खोल रही, मैंने बहुत दफ़ा दस्तक दी है, आवाज़ें भी दी हैं। उसने नानू से कहा, मैं खुद देखती हूँ, कहीं ज़्यादा ही तो तबीयत ख़राब नहीं हो गई। नानू उठकर चली गई। उमर वहीं बैठा सोचता रहा। उसने खाना शुरू नहीं किया। वो नानू की वापसी का इंतज़ार करता रहा। अगले कई मिनट नानू की वापसी नहीं हुई। फिर अचानक उसने घर के अंदर से दरवाज़ा बार बार बजाने की बुलंद आवाज़ और नानू को बुलंद आवाज़ में अलीज़ा का नाम पुकारते सुना। वो बेख्तियार डाइनिंग रूम से निकल आया। क्या बात है नानू? वो कॉरिडोर में आ गया। उमर, अलीज़ा दरवाज़ा नहीं खोल रही, ना ही अंदर से कोई जवाब दे रही। इतनी गहरी नींद तो वो कभी नहीं सोती। नानू बेहद परेशान नज़र आ रही थी। उमर की छठी इस अचानक उसे किसी खतरे से खबरदार करने लगी थी। उसने आगे बढ़कर खुद दरवाजे को 2-3 बार बजाया और अलीज़ा का नाम पुकारा। अंदर से अब भी कोई आवाज़ नहीं आई थी। इस कमरे की कोई चाबी है आपके पास? उमर ने मुड़कर नानू से कहा। चंद मिनट में नानू चाबियां ले आई थी। उमर ने उनके हाथ से की रिंग लिया और दरवाज़ा खोलने लगा। चंद सेकंड में लॉक खुल गया था। उमर ने दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। उमर ने बर्क रफ्तारी से दीवार पर स्विच बोर्ड को ढूंढकर लाइट ऑन की। अलीज़ा बेड पर कंबल लिए लेटी हुई थी। उमर तेज़ी से उसकी तरफ गया और एक बार फिर उसका नाम पुकारा। वो अब भी वैसे बेसो हरकत थी। एक लम्हा के लिए उमर का सांस रुक गया। क्या हुआ इसे? उसे अपने पुष्ट पर नानू की आवाज़ सुनाई दी। उमर ने अलीज़ा के माथे पर हाथ रखकर, उसका जिस्म ठंडा था। ग्रैनी, ड्राइवर को कहिए गाड़ी निकाले, प्लीज़ जल्दी करें, अलीज़ा को हॉस्पिटल लेकर जाना है। अपनी आवाज़ पर काबू पाते हुए उसने पीछे पलटकर नानू से कहा। नानू कुछ ना समझते हुए वापस पलट गई। उमर अब उसकी नब्ज़ ढूंढने में मसरूफ़ था। उसका पूरा वजूद जैसे किसी तूफ़ान की जद में आया हुआ था। ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे क्यों ख्याल नहीं आया कि वो ये सब कुछ भी कर सकती है। हेलो अयाज़, कैसे हो तुम? नानू ने आवाज़ पहचानते ही कहा था। अयाज़ हैदर उनका सबसे बड़ा बेटा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुमने आज इस तरफ अचानक फ़ोन कैसे किया? नानू के एक हफ्ते में दूसरी बार अपने बेटे की कॉल आने पर हैरान नहीं हुई। अयाज़ हैदर अगर बहुत जल्दी भी उन्हें कॉल करते तो हफ्ते में सिर्फ एक बार कॉल करते थे और चंद दिन पहले वो उनसे बात कर चुकी थी। कोई काम है? नानू ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, मैं उमर से बात करना चाहता हूँ। वीकेंड पर आपके पास आया होगा। नहीं, वो तो जब से सहाला गया है यहाँ वीकेंड गुजारने नहीं आया। मगर सहाला में तो वो नहीं है। वहीं से मुझे पता चला है कि वो वीकेंड पर लाहौर आया है। मैंने सोचा कि लाहौर में आप ही के पास आया होगा। नहीं, वो यहाँ नहीं है। तुमने मोबाइल पर उसे कांटेक्ट नहीं किया? उसके मोबाइल का नंबर नहीं है मेरे पास। आपके पास हो तो मुझे लिखवा दें। हाँ, मेरे पास है, 1 मिनट। नानू ने फ़ोन के पास
मौजूद डायरी खोल ली। हाँ, ये फ़ोन नोट करो। उन्होंने उमर का नंबर उन्हें नोट करवाया। क्योंकि कोई ज़रूरी बात करनी है उससे? नानू को तजस्सुस हुआ। हाँ, खासी ज़रूरी बात करनी है। अच्छा, खुदा हाफिज़। अयाज़ हैदर ने मज़ीद कोई तफसील बताए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। नानू ने कुछ सोचते हुए फ़ोन रख दिया। 2 घंटे बाद अयाज़ हैदर ने दोबारा कॉल की। इस बार भी फ़ोन नानू ने रिसीव किया। उमर का मोबाइल ऑफ है। मैं पिछले 2 घंटे से उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर कामयाब नहीं हो रहा। आप कुछ अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वो लाहौर में कहाँ होगा? उन्होंने छूटते ही नानू से पूछा। नहीं, मैं तो नहीं जानती हूँ कि वो यहाँ किसके पास होगा, और पता नहीं लाहौर में है भी या नहीं। हो सकता है जाफिर के साथ हो, उसके साथ खासी दोस्ती है उसकी। नानू ने अपने एक दूसरे पोते का नाम लेते हुए कहा। नहीं, जाफिर के साथ नहीं है। मैं उसके घर फ़ोन कर चुका हूँ। आप एक काम करें, उमर के बारे में पता करें। मैं कुछ देर बाद दोबारा आपको फ़ोन करता हूँ। अयाज़ हैदर ने बहुत संजीदा लहजे में कहा। आखिर बात क्या है? इस तरह उमर को तलाश करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है तुम्हें? नानू को अब तशवीश होने लगी। मैं आपको बाद में बता दूंगा। फ़िलहाल तो आप वही करें जो मैं कह रहा हूँ। अयाज़ हैदर ने बहुत अजलत में फ़ोन बंद किया था। नानू फ़ोन का रिसीवर हाथ में लिए परेशान हो रही थी। मुरीद, ज़रा अलीज़ा को बुलाओ, उन्होंने खानसमा को आवाज़ देते हुए कहा। खानसमा सर हिलाते हुए अलीज़ा के कमरे की तरफ चला गया। अलीज़ा नाश्ता करके कुछ देर पहले ही अपने कमरे में वापस गई थी। छुट्टी का दिन होने की वजह से बहुत देर जागी थी और अब नाश्ते के बाद अपनी एक असाइनमेंट तैयार करने के लिए बैठी ही थी जब मुरीद ने दरवाज़ा बजा दिया। ठीक है, मैं आती हूँ, उसने नानू का पैगाम सुनने के बाद कहा। जिस वक्त वो लाउंज में आई, नानू फ़ोन पर कोई नंबर डायल कर रही थी। नानू ना आपने मुझे बुलाया है? उसने नानू से पूछा। हाँ, बैठो, उन्होंने नंबर डायल करते हुए कहा। अलीज़ा सोफे पर बैठ गई। कॉल मिल गई थी। नानू उमर के बारे में पूछ रही थी। अलीज़ा को हैरानी हुई। एकदम नानू को उमर में इतनी दिलचस्पी कैसे पैदा हो गई? उसने सोचा। फ़ोन बंद करके नानू ने बताया, अयाज़ का फ़ोन आया था, वो उमर से कोई बात करना चाहता है। उन्होंने अलीज़ा को बताना शुरू किया। मगर उमर यहाँ लाहौर में तो नहीं है, अलीज़ा ने कहा। वो जानता है, मगर वहाँ से उसे पता चला है कि उमर यहाँ वीकेंड पर लाहौर आया हुआ है। लेकिन उमर यहाँ तो नहीं आया। आपने अंकल अयाज़ को ये नहीं बताया? मैं ये भी बता चुकी हूँ। वो कह रहा था कि फिर मैं उसके तमाम फ्रेंड से रब्ता करके उसके बारे में मालूम करूँ। उसके फ्रेंड से रब्ता करने की क्या ज़रूरत है? उसके मोबाइल पर कॉल करें और उसे बता दें कि अंकल अयाज़ उससे बात करना चाह रहे हैं। अलीज़ा ने जैसे हल तजवीज़ किया। उसका मोबाइल फ़ोन ऑफ है। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि तुम बारी बारी उसके तमाम फ्रेंड्स और सारे रिश्तेदारों के घर फ़ोन करना शुरू करो। नानू, कितना ऑकवर्ड लग रहा है कि मैं इस तरह फ़ोन करके उमर के बारे में पूछूं जैसे वो कोई छोटा बच्चा है जो गुम हो गया है। अयाज़ अंकल, थोड़ा इंतज़ार कर लें। वो वीकेंड पर लाहौर आया, कल वापस चला जाएगा। फिर वो इत्मीनान से उससे बात कर लें। इतनी अफरा तफरी की क्या ज़रूरत है? अयाज़ को कोई ज़रूरी बात करनी है, वरना अयाज़ इस तरह आसमान सर पर ना उठाता। वो भी जानता है कल वो वापस सहाला चला जाएगा और वो वहाँ से उससे रब्ता कर सकता है। फिर भी वो अगर उसे ढूंढने पर बाजिद है तो यकीनन कोई इमरजेंसी होगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी फ्रेंड वगैरह के घर पर होगा। अगर वो आपके पास नहीं आया तो यकीनन फिर होटल में ठहरा होगा, और यहाँ लाहौर में 2 ही तो होटल्स हैं जहाँ वो ठहरता है। इसलिए वहाँ फ़ोन करके पता कर लेते हैं। अलीज़ा ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। हाँ, ये ठीक है, पहले उन होटल्स में फ़ोन करते हैं। अलीज़ा ने डायरेक्टरी पकड़ी, उससे नंबर देखकर नंबर मिला दिया। पहले होटल में ही उन्हें उमर की मौजूदगी का पता चल गया। वो इस वक्त होटल में नहीं है। आप मैसेज छोड़ दें, उनसे कहिए कि अपना मोबाइल ऑन करें या फिर अपनी ग्रैनी को फ़ोन कर लें। अलीज़ा ने फ़ोन बंद कर दिया। अंकल अयाज़ उससे इतनी इमरजेंसी में क्या बात करना चाहते हैं? फ़ोन बंद करते ही अलीज़ा ने पास बैठी नानो से पूछा। ये तो मैं नहीं जानती, मैंने पूछा भी, मगर अयाज़ ने बताया नहीं, मगर बहुत संजीदा लग रहा था। नानो ने बताया, हो सकता है उमर का फिर कोई झगड़ा हो गया हो अंकल जहांगीर से, और अंकल अयाज़ इसी सिलसिले में बात करना चाहते हो। अलीज़ा ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो अयाज़ ही बताएगा तो पता चलेगा। नानो कुछ मुतफक्की नज़र आ रही थी। वो दोनों वहीं लाउंज में बैठी बातें कर रही थी जब फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन का रिसीवर नानो ने उठाया। खिलाफ तवक्को दूसरी तरफ उमर था। तुमने मोबाइल ऑफ़ क्यों किया हुआ है? मैं कब से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। नानो ने छूटते ही शिकवा किया। आपका मैसेज मिलते ही आपको कॉल कर रहा हूँ। बाय द वे, आपको ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ लाहौर में इस होटल में ठहरा हुआ? उमर ने होटल का नाम लेते हुए कहा। दूसरी तरफ उमर था। अयाज़ ने फ़ोन किया था, उसी ने बताया कि तुम वीकेंड पर लाहौर आए हो, और अलीज़ा ने अंदाज़ा लगाया कि तुम होटल में ठहरे होगे। अंकल अयाज़ ने मेरे बारे में आपसे बात की? उसका लहजा संजीदा हो गया। हाँ, वो तुमसे बात करना चाहता है। तुमसे उसका रब्ता नहीं हो रहा था, इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया।
और तुम्हें इस तरह होटल में ठहरने की क्या ज़रूरत है? क्या मेरे पास नहीं आ सकते थे? और यहाँ आने के बाद तुमसे ये भी ना हुआ कि मुझे फ़ोन ही कर लेते। नानू को अपनी शिकायतें याद आने लगी। अंकल अयाज मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, उन्होंने आपको बताया? उमर ने उनकी शिकायत सुनी अनसुनी कर दी। पता नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं बताया, बस ये कहा कि तुमसे उसका राब्ता करवाऊँ। अब तुम उसे फ़ोन कर लो या फिर अपना मोबाइल ऑन रखो, वो खुद तुम्हें फ़ोन कर लेगा। मैं उन्हें फ़ोन कर लेता हूँ, लेकिन कोई और आपको कॉल करके मेरे बारे में पूछे तो ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे और ना ही किसी को ये बताएं कि मैं कहाँ ठहरा हूँ। उमर ने उसे संजीदगी से कहा। मगर वो क्यों, क्या बात है? नानो कुछ परेशान हुई। आपको पता चल जाएगा गिरानी कि इस बार आपके बेटे ने मेरे साथ क्या किया है। दूसरी तरफ उमर ने खासी तल्खी से कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। तो ये थी आज की एपिसोड। 1 घंटे तक मैंने आप लोगों को दे दिया, हो सकता है 1 हफ्ते तक अगली एपिसोड ना मिले। वैसे भी आज मैं बहुत मुश्किल से इसको रिकॉर्ड किया, गला बिल्कुल बंद हो रहा है, एक्चुअली खुश्क हो जाता है, पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा खांसी आने लग जाती है। तो खैर इट्स नॉर्मल, जब आप मुसलसल रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो ऐसे हो जाता है। और खैर ये मेरी जब स्टडी स्टार्ट होगी, मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी, मेरी खुद ब खुद रूटीन नॉर्मल हो जाएगी, फिर मैं बहुत ही कम नावल पढ़ा करूँगी। मेन ही चैनल पर ज़्यादातर पढ़ा करूँगी, इस चैनल पर तो बहुत ही कम मैंने दिया करने, सिलसिलेवार नावल दिया करूँगी। तो खैर होपफुली कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये नावल। और इसमें पता है क्या, इसमें माजी भी साथ साथ चल रहा है और इसमें प्रेजेंट भी साथ साथ चल रहा है। वो जो पहले वाला उसके साथ अलीज़ा के साथ हादसा हुआ है, उसने पिल्स वगैरह खाई हैं, वो उसका पास था। और ये वाला जो अब चल रहा है, ये अब मौजूदा सिचुएशन है जिसमें वो नानी के पास आया हुआ है और जिसमें उसकी अलीज़ा के साथ लड़ाई भी हुई है, जिसमें अलीज़ा उसका इंतज़ार भी कर रही होती है और जिसमें अब अलीज़ा को वो थप्पड़ मार कर गया होता है, जिसमें उसने कहा था कि अपनी सेंस ऑफ जजमेंट से वो सारी चीज़ें देखें। ये सारी प्रेजेंट की बातें हो रही हैं। अभी भी वो जो बता रहा है कि आपको पता चल जाएगा कि आपके बेटे ने इस दफ़ा मेरे साथ क्या किया है, तो ये भी प्रेजेंट की बात है, ठीक है। जो पुरानी बातें थी वो पास्ट की बातें चल रही थी और अभी भी वो उसने जो पिल्स वगैरह खा ली हैं, कुछ जो जुल्करनैन वाला मिसहैप हुआ है, वो भी पास्ट की बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड कर ही रहे होंगे, आप लोगों को समझ लग ही रहा होगा। खैर वो साथ में बाब वगैरह करके उन्होंने पढ़ते हुए मुझे तो पता चल जाता है कि बाब 23वां या जितना भी है, तो मुझे वो थोड़ा ना बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद ना प्रेजेंट भी शुरू हो जाता था और थोड़ी थोड़ी बाद पास्ट। तो मेरे लिए बार बार बाब बाब बोलना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए फिर मैंने दरमियान में कट कर दिया ना, क्योंकि जैसे ही प्रेजेंट की बात होती थी तो बाब चेंज हो जाता था, जैसे ही पास्ट की बात होती थी बाब चेंज हो जाता था। तो होपफुली कि आप लोग अंडरस्टैंड कर जाते होंगे कि बात प्रेजेंट की हो रही है या पास्ट की हो रही है। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके 1000 सब्सक्राइबर जितनी जल्दी कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी मैं इस नावल को कंप्लीट करूँगी। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।